नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद ने वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करने वाला वैधानिक प्रस्ताव भी संसद से पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए बोर्ड को और अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पुष्टि करने वाले सांविधिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज तड़के इसे मंजूरी दी। यह प्रस्ताव इस वर्ष 13 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर से मणिपुर में किसी हिंसा की खबर नहीं है। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन स्थिति से निपटने में नाकाम रहने पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आई। इसे देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया। इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने में विफल रही। उन्होंने राज्य में हुई हिंसा की जांच कराने की मांग की। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। इस बीच कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को भारी लाभ होगा। आज राज्यसभा में पारित हुआ है वक्फ बोर्ड का, ये बहुत ऐतिहासिक है। मुस्लिम समाज जो वास्तव में महिला है, गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, उनका इसमें कल्याण होगा। समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ये विधेयक देश के सामान्य तथा निर्धन मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक था। वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमति से पारित हुआ है और वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को।
विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने विधेयक पर अपने विचार सदन में रखे हैं। उन्होंने सरकार पर नकारात्मक कदम उठाने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह आस्था के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। Anti-constitutional bill like the Waqf Amendment Bill has been passed, which fundamentally erodes the individual freedom to practice religion. That is a constitutional right. This bill destroys that right, and it is a sad day. संसद ने विमानन सामग्री हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी और राज्यसभा पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। विधेयक में विमानन उपकरणों से संबंधित हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक केप टाउन संधि के तहत भारत के विमानन कानूनों को वैश्विक कानूनों के अनुरूप बनाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के दौरान विमान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है और देश में विमानन क्षेत्र 12% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ विकसित हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी स्थित देशों की पहल बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, समायोजी और समावेशी। इस दौरान बैंकॉक दृष्टिपत्र 2030 अनुमोदित किया जाएगा और भावी रणनीति तय करने के लिए बिम्स्टेक गणमान्य व्यक्ति समूह की रिपोर्ट का भी अनुमोदन होगा। एक रिपोर्ट। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी में स्थित 7 देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक समूह है। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के 5 देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों को एक मंच पर लाता है। बिम्स्टेक वैश्विक जनसंख्या, जीडीपी और बाहरी व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी दर्शाता है। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ भारत के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं जो भारत को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की थाईलैंड यात्रा पर कल बैंकॉक पहुंचे। उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोनथान सिनोवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। श्री मोदी और सुश्री सिनोवात्रा की उपस्थिति में भारत थाईलैंड कार्यनीतिक भागीदारी से संबंधित संयुक्त घोषणा पत्र का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन ऑंगलैंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री आज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई है। नए शुल्क घोषित होने के बाद कीमतें बढ़ने और अमेरिका तथा अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि इस घोषणा के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में 27 खरब डॉलर की गिरावट आई। अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों से जुड़े स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 में 4.8% की गिरावट दर्ज हुई। ये 2020 में कोविड महामारी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इस घोषणा के बाद से एशिया से लेकर यूरोप तक के वित्तीय बाजारों में गिरावट का रुख है। तेल की कीमतों में भी $2 अमेरिकी प्रति बैरल की गिरावट दर्ज हुई है। विश्व व्यापार संगठन ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन ने अमेरिका पर वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है। वहीं यूरोपीय संघ ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े उपायों का वायदा किया है। फ्रांस ने अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारी कर लगाने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने म्यांमार में भूकंप की आपदा को वहां जारी गृह संघर्ष समाप्त करने के अवसर में बदलने का आह्वान किया है। भूकंप से तबाह हुए इस देश के लिए मदद की अपील करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस संकट की घड़ी में सहायता की अपील की। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिस तरह म्यांमार की सरकार और लोग इस आपदा के समय एकजुट हैं, उसी तरह गृह संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी एकजुट होने का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार म्यांमार में 1,70,00,000 लोग भूकंप की चपेट में आए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। 201 रन के लक्ष्य के जवाब में हैदराबाद की टीम 16 ओवर और 4 गेंद में 120 रन पर सिमट गई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा।
हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का आज निधन हो गया। वे 87 साल के थे और पिछले कई दिन से बीमार थे। मनोज कुमार ने भारतीय दर्शकों को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, शोर तथा पूरब और पश्चिम प्रमुख हैं। हिंदी समाचार कक्ष से एक श्रद्धांजलि। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता है और इन्हीं फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार का नाम भी दिया गया था। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने के साथ ही अपना नाम बदला था। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार भी उनमें से एक थे, जिन्होंने सिनेमा से प्रभावित होकर अपना नाम बदल लिया था। मनोज कुमार का असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी। इसके बाद 1960 में उनकी फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वे बतौर लीडर अभिनेता नजर आए थे। मनोज कुमार ने उपकार, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और क्रांति जैसी कमाल की फिल्में दी। उनकी फिल्म उपकार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वे आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 1995 में आई फिल्म मैदाने जंग में नजर आए थे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय तथा नेपाली सेना के संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में नेपाली सेना के सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशक मेजर जनरल ध्रुव प्रकाश शाह भी शामिल हुए। भारतीय सेना का माउंट एवरेस्ट अभियान पारंपरिक साउथ कोल रूट से अपनी यात्रा पूरी करेगा। बिहार में 4 दिन की चैती छठ पूजा आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। राज्य भर में श्रद्धालुओं ने गंगा, गंडक, कोसी और अन्य प्रमुख नदियों के किनारे अलग अलग घाटों पर कमर तक गहरे पानी में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और पंजाब केसरी की सुर्खी है वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर। दैनिक ट्रिब्यून ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हवाले से लिखा है विधेयक पारित होने से पहले गहन विचार विमर्श हुआ। अमर उजाला के शब्द हैं वक्फ पर नया कानून सिर्फ एक कदम दूर, राष्ट्रपति की मुहर बाकी। वीर अर्जुन, अमर उजाला और दैनिक भास्कर ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है पीएफ से निकासी के लिए रद्द चेक जरूरी नहीं और नॉमिनी का नाम बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजाब केसरी की सुर्खी है ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार, एशियाई बाजार धड़ाम। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है भारत पर चीन से आधा टैरिफ, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें 2 लाख करोड़ का लाभ। हरिभूमि के व्यापार पन्ने की खबर है भारतीय रेल का नया कीर्तिमान, बीते वर्ष में बनाए 7,134 कोच और पिछले 10 साल में 54,809 नए कोच तैयार किए गए। राजस्थान पत्रिका, देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने दी संपत्ति के खुलासे की सहमति। जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के मनीष राठौड़, हितेश और अविनाश जामवाल सेमीफाइनल में पहुंचे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करने वाला वैधानिक प्रस्ताव संसद से पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।